है सफर बहुत पॉज करो भाई रोमांचकारी था। वो सेट तो नमस्कार दोस्तों, टूर ऑफ लाइफ। नमस्कार आप सबों को। नमस्कार। तो आप सबों का टूर ऑफ लाइफ मेरे चैनल पे स्वागत है। और हम आज हमारी जो नेपाल यात्रा थी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था दास्ताए नेपाल, नेपाल की दास्ता। तो हमारी 10 दिन की जर्नी थी। हमारी सब मित्र मंडली, फ्रेंडगण हमारे बैठे हुए हैं और आज एक विशेष पल है। हमारा टूर खत्म होने पे है, तो हम चाहते हैं कि आज सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि इस वीडियो से अगर हो सके तो आपको कुछ मदद मिले। और आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सब अपना जो वाजिब हमारा जो एक्सपीरियंस है हम उसको शेयर करेंगे, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा। और अलग अलग चीज़ों पे हम लोग मुद्दों पे बात करेंगे, जैसा कि इसका नेचर कैसा था, सिटी कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, और बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आज हमारा चर्चा का दौर है। तो मैं एक बार फिर हमारे मित्रगण का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो सब आए और बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो 10 दिन की यात्रा थी, है ना, तो वो कैसे बीती और कैसा आपका सफर रहा। मैं बॉटल को ट्रांसफर करते जाऊंगा, इसी में माइक है, तो इसी में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार सबका नाम बता देता हूँ। मिस्टर पुलस कुमार बंजारे, मिस्टर मुकेश कुमार नेताम, मिस्टर धनंजय कुमार, मिस्टर विद्यासागर एंड मिस्टर राम कुमार, एंड मी ऑल्सो मिस्टर सतीश गाडिया, ठीक है। तो मिस्टर पुलस कुमार बंजारे से शुरू करते हैं हम। तो मिस्टर पुलिस जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मेरे को आप इनवाइट किए यहाँ। तो सबसे पहले ये टूर जो है हमारा 1 तारीख से 1 मई से स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने रायपुर से वैसे टिकट था, पर अपने अपने मंजिल से हमने बैठा और हमारा जो यात्रा था वो ट्रेन से हुआ। ट्रेन का सफर तो बहुत ही बोल सकते हैं सुख दुख में था। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आप ट्रेन कहाँ से लिए और कहाँ बैठे, कहाँ पे उतरे? हम तो रायपुर से लिए थे, पर भाटापारा से बैठे। और कहाँ उतरना हुआ आपका? नतनुआ में हुआ। नौतनवा बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर। हाँ, नेपाल बॉर्डर है। और वहां से टैक्सी लिए और टैक्सी से फिर हम लोग सलौनी बॉर्डर आए। सनौली जो भी हो, अब हम उसी बॉर्डर पे आए, मंजिल पे आए। और वहाँ हम लोग रात को बहुत स्ट्रगल भरी था। बहुत स्ट्रगल। आप सब अपना धीरे धीरे एक दूसरे की बात को बताएंगे, शेयर कर सकते हैं। कुछ आप सब रुक के ये हमारा जो आज ग्रुप डिस्कशन है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये टूर जो है बहुत ही मजेदार रहा, हंसी मजाक से भरपूर। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक दूसरे को कटाक्ष न किया हो, एक दूसरे को छोला ना हो, और सब शालीनता से सुने भी, कटाक्ष को अपने ऊपर लिए। मजा आया। और टूर जो है थोड़ा लंबा हो गया ऐसा लगता है, थक गए सभी हमारे टूरिस्ट बंधु थक गए हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नेपाल कितने दिन का टूर होना चाहिए? अगर कोई मैक्सिमम नेपाल जो है ना, यहाँ अगर स्टे करके आप रहते हैं तो मैक्सिमम 4 डेज। अच्छा, ठीक है, 4 to 5 days। हाँ, 4 डेज अगर कंटिन्यू अगर आप सफर करते हैं तो 4 डे मैक्सिमम। बाय फ्लाइट आते हो तब अभी 4 डे इनफ है। हाँ, अगर ट्रेन में आते हो तो सफर बहुत ज्यादा है। तो बाय फ्लाइट अगर आते हो तभी 4 डे इनफ है। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हो या ट्रेन से आते हो तो कम से कम 8 to 9 डेज आपको चाहिए, क्योंकि ट्रेवलिंग इतना ज्यादा है। जहां भी जा रहे हैं 1 डे कंप्लीट लग रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आपका बोलना बिल्कुल सही है।
क्योंकि अगर आप सेंट्रल इंडिया से आ रहे हैं या साउथ इंडिया से आ रहे हैं, आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो आपको 2 या 3 दिन तो बॉर्डर पहुंचने में लगेंगे, जी 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 है ना। जी। और अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप तो आवरली में पहुंच जाएंगे। नहीं, 1 डे से लगेगा फ्लाइट में भी अगर आएंगे। हाँ कनेक्टिंग अगर रायपुर या बेंगलोर से आ रहे हैं तो कनेक्टिंग आपको फ्लाइट मिलेगा। हाँ, कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगा आपको। कनेक्टिंग और फ्लाइट मिलेगा। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको फिर पासपोर्ट की जरूरत है, जी दर्शकों को बता दूं। और अगर आप फ्लाइट से नहीं आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, तो आपका काम आधार कार्ड से भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वोटर आईडी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे और बताऊंगा। एक चीज और बताऊंगा, हम लोग को इतने दिन हो गए, आज तक हम लोगों ने मनी एक्सचेंज नहीं कराया। इंडियन करेंसी INR इंडियन करेंसी यहाँ पे हर जगह चल रही है, आपको एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फोन पे भी हो रहा है, बस आपके पास गूगल पे, आपके पास बस नेट होना चाहिए। आप कहीं भी लोकल, यहाँ पे इतना हेल्पिंग नेचर है कि आप कहीं भी वाईफाई मांगेंगे, हॉटस्पॉट वहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो आपका कैसे रहा? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश नेताम है। मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के ग्रुप को ज्वाइन किया हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, एक इंटरनेशनल भी पहला है और साथ में आप लोगों के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं शुरू से कहूँ, जैसा कि आप लोगों का जो शेड्यूल बना था, और शेड्यूल को लेके मैं कुछ जो बातें शेयर किया गया था, मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि एडवेंचर माउंटेन्स मेमोरीज। हमने इस ट्रिप पे एडवेंचर भी किए, माउंटेन्स में गए, वहाँ एडवेंचर किए और प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाए। तो ये हमारी जो जर्नी थी 1 मई से स्टार्ट हुई थी, और उस सफ़र की शुरुआत, जहाँ तक इस सफ़र का जो शेड्यूल था, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, उसी को पढ़ना चाहूँगा कि सफ़र का हमारा शुरुआत हुआ था नए रोमांच की ओर। सनौली बॉर्डर से नेपाल एंट्री किए, सीमाएं पार, सपनों की दुनिया में कदम रखे। फिर हम सोनाली बॉर्डर से पोखरा गए, फिर पोखरा स्टे करके मुक्तिनाथ टेम्पल प्लस धौलगिरी पर्वत, मारफा गांव, ऑफ रोडिंग एडवेंचर, कठिन रास्ते, सही मंजिल दिव्य था, बहुत शानदार था। यादों के साथ हमने वापसी किया मुक्तिनाथ से। फिर हमने घांटरुक गांव, शायद ये स्किप कर दिए थे। उसके बाद हमने और कुछ अलग अलग जगह को एक्सप्लोर किए। फिर आराम सुकून और खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने वापस पोखरा पे स्टे किए। उसके बाद हमारा सफ़र नेक्स्ट दिन पोखरा से फिर काठमांडू की ओर निकला। इसमें अपन नागरकोट माउंट एवरेस्ट के दर्शन ये थोड़ा बहुत कर पाए, मौसम की वजह से नहीं कर पाए, कुछ समस्या हो गया। फिर पहाड़ों की राजधानी की ओर आए। इन सब चीज़ों में इतने दिन में मैं जो एक्सपीरियंस कर पाया कि ऐसा, देखो मैं फर्स्ट टाइम था, मेरे सिर्फ एक ही फ्रेंड को मैं जानता था इस ट्रिप में, बाकी चारों मेरे लिए नए थे। लेकिन डे 1 से फीलिंग ऐसा था, भाईचारा, अपनापन, ये चीज़ें मेरा ये पूरे का पूरा सफ़र को, ये पूरे ट्रिप को इतना शानदार और यादगार बना दिया कि मैं अपने जीवन में जिस दिन अगर मैं शायद अपना देह त्यागूं या उस दिन भूल पाऊं तो भूल पाऊं, वरना तो मैं इस ट्रिप को भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत यादगार है। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, प्लस सर लोग के साथ पहला मेरा ट्रिप था। और आगे क्या बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ। जो सपना था वो सपना पूरा हो गया। हमने मुक्तिनाथ टेम्पल गए, हम यहाँ पे पशुनाथ टेम्पल गए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किए। बहुत शानदार था, बहुत तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का, बड़े भैया का, साहू जी का, सत्य सर का, पोलू सर का और डीजे सर का। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा बस। बहुत ही बढ़िया रहा, और आगे इस तरह से अगर कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर याद करिए। हम हमेशा उस सफ़र में आगे भी कभी भी ऐसा प्लानिंग होता है तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइए। मैं शामिल होने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद नेताम साहब। अब राजपूत साहब से कुछ राय जानना चाहते हैं कि किस टाइप का वो फीलिंग रहा, एक्सपीरियंस। हेलो गाइज, मेरा नाम धनंजय ठाकुर है। मेरा ये इस सफ़र को लेके बहुत ही रोमांच था पहले से ही। जब से टिकट हुआ था मैं बस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दिन पास आए और मैं पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करूं और आगे अपन सफ़र में निकले, है ना। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि ऐसा ग्रुप सबके पास होना चाहिए गाइज, जो कभी भी किसी भी चीज़ के सफ़र के लिए सोचे ना।
जी जी और बहुत अच्छे। हमारी तैयारियां पूरी थी और पूरी तैयारी से हम लोग आगे निकले। सफर बहुत अच्छा था। सबसे रोमांच भरा था मुक्तिनाथ का, जो हम लोग एकदम ठंडे पानी में स्नान किए, वो सब बहुत रोमांच भरा था। रास्ता मतलब बोलते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो वो वाली फीलिंग मेरे को इस सफर में आई। वो मंजिल में जाने से उतना मजा नहीं था जो कि सफर में मेरे को मजा आया। ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मैं सारे अपने बंधुओं को दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस यात्रा को इतना मंगलमय और यादगार बनाए। ठीक है, थैंक यू धनंजय जी। नेक्स्ट हमारे जो बड़े भैया हैं मिस्टर विद्यासागर जी, हम उनको मौका देते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। तो केरल का जो सफ़र था आप सभी के साथ बहुत ही रोमांचकारी था। चलो आप सभी को नमस्कार। आप सभी ने एडवेंचर के बारे में बोलने का हमें मौका प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। तो केरल सॉरी नहीं हो सकता। चलो आप सभी को नमस्कार। आप सभी ने एडवेंचर के बारे में बोलने का हमें मौका प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। तो केरल सॉरी तो मतलब मेरा ये है केरल से कम केरल नहीं की है, भांति ऐसे बोलो। केरल की भांति चालू करना। ये अपना नेपाल जो प्रदेश है, पहाड़ों की रानी और स्वर्ग के समान यहाँ की सौंदर्य छटा बिखरी हुई है। चारों ओर पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं का आनंद लेते हुए हम सभी एक सप्ताह का जो विजिट है वो पूर्ण किए और बहुत ही रोमांचकारी रहा यहाँ का दृश्य परिदृश्य, और सभी ने आनंद का लुत्फ उठाए। प्रथम बार हम सब बाडा से पोखरा की ओर प्रस्थान किए, जो कि जिग जैग वाला रोड है, उसका रोमांच भरा सफर रहा हमारा। और यहाँ की जो स्वच्छता है वो देखने लायक है। देखने लायक। चारों ओर जो है बिल्कुल, अगर आप कभी भी नेपाल आने की प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आइए, यहाँ सब परिवार आ सकते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे होटल हो चाहे खान पान की, सब जो है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ की जो रातें हैं, जैसे कि आप नाइट में भी 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है और अपने जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छी है। और जैसे पोखरा से आप जो है, और हिल्स हैं बहुत सारी यहाँ पर। कहने का मतलब है ये जो है पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की रानी का देश है। और चारों ओर जो है सौंदर्य छटा से भरा हुआ है और रोमांच का यहाँ जगह है। यहाँ पर सभी प्रकार की रोमांचक जो गतिविधियाँ हैं, ये सब उसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। जैसे हम सभी जो है पहले पोखरा में निवासरत थे, वहाँ पर भी आनंद लिए। उसके बाद लचकारी जो बस है, जिसका हम 8 घंटे में, जिसको 4 घंटे में सफ़र करना था, उसको हम 8 घंटे में पूरे किए। पोखरा से काठमांडू पोखरा तक। से काठमांडू की ओर प्रस्थान करते हुए, हाँ, बीच बीच में हमें हॉल्टिंग का भी मौका मिला, जिसमें नाश्ता और खाने पीने की समय मिला, जिसके तक हम जो है सफ़र को आनंद पूर्वक तय किए और हम काठमांडू पहुँचे। काठमांडू पहुँचने के बाद यहाँ का जो मौसम है, कभी बारिश का, कभी ठंडी का, कभी धूप का, इस प्रकार से यहाँ का मौसम जो है बदलता हुआ रहता है। इसका खास सफ़र करने वाले को या विजिट करने वाले को या जो यहाँ केरल आते हैं उनको खास ध्यान रखना चाहिए या रखना
होता है अपने ओर से। केरल के जगह नेपाल से चल नेपाल से तो यहाँ का जो मौसम है बदलता रहता है हर वक्त। हर 1 घंटे 2 घंटे में यहाँ बारिश आ जाती है, कभी धूप निकलती है। तो यहाँ का मौसम जो है परिवर्तनशील है, इसका यात्रियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने साथ जो है अपनी सुविधा अनुसार छतरी का या रेनकोट का साथ में लेकर चलना अति आवश्यक है। एक ही मौसम में हाँ, एक ही मौसम में तीनों मौसम का आनंद तीनों मिल जाए। चारों मौसम का यहाँ आनंद आपको मिल सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील मौसम है यहाँ का। न जाने कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, कब ठंडी हवा चले। यहाँ पर ग्लेशियर से भरा हुआ आपको जो पर्वत है, हिमालय पर्वत का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बौद्ध टेम्पलों का चारों ओर, ये बौद्ध की भूमि है, यहाँ पर शांति का प्रतीक है समझ लीजिए। अगर आप जो है अगर शांति प्रदान करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं शांत मन से, तो यहाँ आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको शांति का भरपूर आनंद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में एक रिलैक्स महसूस करेंगे। और आप सपरिवार आकर यहाँ इस नेपाल भूमि का दर्शन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, अपने मित्रों के साथ आइए और नेपाल का दृश्य का आनंद उठाइए। अब यही है नेपाल का परिदृश्य। बाकी अपने साथी लोग आगे चर्चा में जारी रखेंगे। धन्यवाद जब तक के लिए भाई आपको प्रदान करता हूँ। अब हमारे टूर का ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सर लेकिन सर आपका बचा हुआ है, तो मैं गाड़िया चाहूँ- साहब से बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा मिस्टर राम कुमार साहू अपना एक्सपीरियंस बताएं, फिर हम लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चर्चा में क्या कि हमारे पूरा फ्रेंड्स जो है जो चर्चा किया है वही है कि टूर की शुरुआत 1 मई से होती है और अंत की ओर हम बढ़ते हुए आ गए। बट उसमें बहुत सारे रोमांच था, बहुत सारी यादें हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ था कि आपका ट्रैवलिंग था। ट्रैवलिंग आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ आने के लिए सोचिए मत, क्योंकि बहुत लंबे 8-8 घंटे की आपका ट्रैवलिंग है। ये ट्रैवल कर सकते हैं और उस ट्रैवल को आपको फील नहीं होगा जिसको ट्रांसपोर्ट में सिकनेस है या नोजिया वोमिटिंग होता है, वो आदमी भी ट्रैवल कर सकते हो। कि पहाड़ इतने सुंदर है, यहाँ की एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है, आप इजीली कर सकते हैं। इंडिया में आते हैं तो इतना पॉपुलेटेड है कि आप यहाँ आते तो आपको ये बिल्कुल फील मैं नहीं दर्शकों होगा। को बताना चाहूंगा कि भाई साहब खुद नोजिया वोमिटिंग वाले हैं, जी, है ना, I लेकिन accept. इनको नोजिया वोमिटिंग नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि शायद सब फ्रेंड लोग थे हम लोग सब फ्रेंड लोग के और माहौल माहौल और माहौल बना मस्ती की दिया। वजह से शायद नहीं हुआ। जी, बिल्कुल माहौल मस्ती की वजह से नहीं हुआ। बट इसके साथ-साथ में यहाँ के एक्वाई जो है वो मुश्किल से 10, 12, 40 से नीचे ही है। हम रहते हैं वहाँ 100 व एबव में, तो यहाँ के बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी की एयर आपको मिलेगा। हवा जो है हम 45 में है तो यहाँ आपको 10-20 के बीच में मिलेगा। जस्ट लाइक सितंबर से आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी के हमारी इंडिया में जो वेदर रहता है सेम लाइक अभी सेम वेदर यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारा टूर थोड़ा ज़्यादा हो गया और इसको हम हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम हो सके तो माउंट एवरेस्ट की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम है। बस हमारे ऑर्गेनाइजर सर जो गाइड करे, जो एडवाइस करे, वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, जैसा कि आपने सुना सबका अपना अपना व्यू था। अब कुछ हम पॉइंट या डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पोखरा या काठमांडू? पोखरा। पोखरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबका एक साथ एक ही जवाब था, पोखरा। तो मेरा भी यही है वोट, पोखरा। पोखरा हमारे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। बेस्ट है। वहाँ का मार्केट, अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं पोखरा का। मार्केट एकदम क्लीन सिटी,
जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको एक भी गंदगी नहीं मिलेगा। उसी के वजह से लगता है कि सभी जो फॉरेनर हैं वहाँ ज़्यादा खींचे चले आते हैं। पोखरा में एक तो लेक के सामने बसा हुआ है शहर, वहाँ का नेचर बहुत बढ़िया है और अपना गुफा है वहाँ का और शिवा टेम्पल है, सब ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, पास पास में प्रॉपर पोखरा के करीब में बहुत सारे पर्यटक स्थल है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर ने बताया जैसे कि पोखरा बहुत क्लीन सिटी है, उसके वहाँ फॉरेनर ज़्यादातर आते हैं वो क्लीननेस के कारण। उसके साथ साथ वहाँ का नाइट लाइफ भी, वहाँ मार्केट भी ऐसा है कि आप मार्केट में आप रह सकते हैं, वहाँ का मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको जो सामान चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। नाइट लाइफ भी बहुत एडवेंचर है वहाँ। नो डाउट, आपके ऊपर है कि आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। पोखरा मेरे को भी बेस्ट लगा, पोखरा हर चीज में आगे है और मैं बोलना चाहूंगा लोगों को कि प्योर नेपाली वाली वाइब जो है वो पोखरा में मिली मेरे को, चाहे वहाँ का खाना हो, चाहे वहाँ के लोग हो, वहाँ का कल्चर हो, पूरी की पूरी नेपाली वाइब पोखरा से मिलती है। पोखरा के बारे में, पोखरा एक शानदार सिटी है और क्लीनेस, एयर पॉल्यूशन से रहित और बेहतरीन जगह है। और चाहे लास्ट कहिए या मध्य कहिए, वो जो है एक ही जगह पर स्थित है जहाँ सभी चीज़ जो है अवेलेबल है। खान पान, वातावरण, घूमना फिरना, सभी चीज़ बहुत बेहतर है। अतः पोखरा एक बेस्ट जगह है, आइए वहाँ रहिए और एक के जगह में 4 दिन वहाँ रहिए, अन्य जगह 1 आध 2 दिन रहिए। धन्यवाद। पोखरा चारों तरफ से पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको पहाड़ में आपके जस्ट होटल के सामने आपको पूरा आइस आपको दिख जाएगा। पहाड़ के ऊपर में सनराइज, सनसेट, इसका व्यू बहुत अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पीसफुल है। वो पीसफुल इसलिए है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं। हम इंडियन हैं, हमारी सारी बात को मतलब हिंदी में लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। वहाँ की खान पान भी मोस्टली इंडियन जैसे है। ठीक है, तो पोखरा हम लोगों ने पोखरा में रुका, फिर उसके बाद हम लोग मुक्तिनाथ की ओर आगे बढ़े। मुक्तिनाथ का सफर हमारा लगभग 8 घंटे का रहा, ज्यादा था है ना। तो और यहाँ पे उस बारे में डिस्कस हम लोग पहले में वीडियो में बताया जाता कि यहाँ पे चाइना की व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, चाइना के व्हीकल्स। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को भी थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस हुआ और ईवी में हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग गए और हम लोग को तो लगा नहीं था कि मुक्तिनाथ का यात्रा कर पाएंगे, इतना इजी होगा, है ना। क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ईवी पता नहीं इतना पावरफुल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम लोग ईवी में गए थे और हम लोग मुक्तिनाथ तो नहीं, हम लोग कागबेनी में रुके हुए थे। तो कागबेनी में गांव घूमे हम लोग, है ना। और एक चीज बताऊं, कागबेनी का टेम्परेचर मेरे ख्याल से रहा होगा 1 या 2। यस भाई साहब, हमारे जो भाई साहब हैं, है ना, उनके पास स्वेटर नहीं था। स्वेटर नहीं था, तो आपके पास स्वेटर नहीं था, तो उसके बारे में बताइए जरा हमको। नहीं, फर्स्ट टाइम ये चीजें फील किया मैं कि बर्फीली पहाड़ के नीचे जाके बिना, ऊपर से हल्का हल्का बारिश हुआ, बारिश हुआ और तेज हवाएं। जब हम नदी में, कौन सा पत्थर था, शालिग्राम के बारे में मैं चाहूंगा कि भाई साहब बताएंगे। आप पहले अपना स्वेटर के बारे में बताइए। शालिग्राम पत्थर ढूंढने के लिए जब अपन नदी में गए तो मैं इतना ठंड तो देखा हूँ, झेला हूँ, लेकिन ये चीजें तो जो था वो एक्सपीरियंस, वो ठंडी, मैं मतलब हम जो शालिग्राम ढूंढ रहे थे तो भाई साहब मैदान छोड़ के वापस कार में चला गया था। ये वाली फोटो हम लोग जा ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था, क्योंकि मेरे पास भी स्वेटर नहीं था। मैं तो कार ही में बैठ गया। नहीं, हम दोनों के पास नहीं था। दोनों आप डेयरिंग दिखाया, आप गए। नहीं, मैं बहुत देर, समथिंग मैं आधा घंटा 40 मिनट रहा, लेकिन उस टाइम उस 40 मिनट में मैंने ये चीजें फील किया कि एक तो हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, ऊपर से हवा तेज। मैंने जैसे तैसे तो अपने कान बांध के रखा था। जो हम लोग जिस कार में गए थे ईवी, वो इतना हवा था कि थोड़ा हवा में थोड़ा हिल भी रहा था वो, इस कदर
वाकई में बहुत ज्यादा तेज हवाएं थी, मतलब तूफान टाइप का हवा था। मतलब इस टाइप का तूफान मैं कभी बर्फीली और एरिया में नहीं देखा था। बारिश के साथ में तूफान, उसके साथ में आप बिना स्वेटर के कैसे सरवाइव किए, ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो है। मैंने जैसे तैसे तो वापस आया, उसके बाद मैं रूम आने के बाद दोबारा नहीं निकला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अगर थोड़ी देर बाहर रहूं तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। मैं मतलब अंदर से वो फील आ गया कि नहीं, अब हो गया, अब नहीं निकल मैं तो सो ही गया था, मैं तो गया ही नहीं। तो लेकिन ओवरऑल शालिग्राम की तलाश शालिग्राम मिला या नहीं? वन सेकंड, ओवरऑल लेकिन ठाकुर साहब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जो चीजें था बर्फीली ठंडी जो कभी फील नहीं किया था, वो चीजें कर पाया। अब शालिग्राम के बारे में आ गया। ठाकुर तलाश आप बताइए। ठाकुर साहब बताइए। जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं नेपाल आ रहा हूँ, तो उनका खास मेरे से रिक्वेस्ट था कि मैं गंडकी नदी में जाऊँ और वहाँ से शालिग्राम उठा के लाऊं। अब वहाँ ऐसा था कि जब मैं उस नदी में उतरा तो सारे के सारे पत्थर मेरे को शालिग्राम लग रहे थे, लेकिन मैं जो भी पत्थर उठाता था उसको ड्राइवर रिजेक्ट करता था कि ये शालिग्राम नहीं है। अब शालिग्राम का विशेष महत्व है कि उनका जो विवाह है वो तुलसी माता से होता है, तो उनको तुलसी चौरा में रख के उनका पूजा किया जाता है। इस कारणवश मेरे को जितने भी मित्र थे वो गंडकी नदी से वो उठा के लाने बोले थे, जो प्योर थे। अब वो ड्राइवर साहब हमारी कुछ मदद, हम लोग शालिग्राम उठाने में मदद किए, वही लेके मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भाई मिस्टर राम कुमार से जानना चाहूंगा, वो मेरे साथ, और मिस्टर सागर भैया से भी जानना चाहूंगा। हम लोग कागबिनी में रुके हुए थे, है ना? जो हमारा स्टे था कागबिनी में रुके हुए थे हम लोग, और उतर के कागबिनी में गांव का सफर भी किया हम लोग। एक बहुत ही कम पॉपुलेशन, और उसके बाजू में माउंटेन, जो हिमाल जिसको बोला जाता है यहाँ पे, क्या नाम था उसका, माउंटेन, क्या नाम था उसका, नाम भूल जा रहा हूँ मैं। वो जस्ट हमारे होटल के बाजू में था, है ना? तो हम लोग विलेज का नाम तो कागबिनी था, नीलगिरी है ना, नीलगिरी पर्वत। तो होटल के बाजू में वो था, और गांव का सफर हम लोग तय किए, गांव घूमे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का? कागबिनी हम लोग जैसे पहुंचने के बाद में एक छोटी सी पॉपुलेशन भरी गांव है, एकदम पीसफुल है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, वहाँ पे लोग बहुत कम दिखते हैं। वहाँ पे सिर्फ लोगों से ज़्यादा तो भेड़ बकरी की पॉपुलेशन है वहाँ जी। भेड़ बकरी की पॉपुलेशन थे। हम लोग इवनिंग टाइम में पहुँचे थे, तो जो भेड़ बकरी को लेकर गाँव में पहुँच रहे थे। हम लोग भूख लग रहा था, हम लोग कुछ खाने की तलाश में हम ऐसे गए कि हर घर को खटखटाते थे, पर कहीं दुकान नहीं था जी। मुश्किल से हमको दुकान मिला। दुकान हमको ऐसे मिला कि वहाँ गए तो वहाँ पे बिस्किट भी अवेलेबल नहीं था। फिर कहीं बहुत मशक्क़त से दुकान एक्सचेंज किए, बहुत आगे गए, फिर एक जगह हमको दुकान मिला, वहाँ से हम लोग बिस्किट लिए, कुछ गोलगप्पे खाए, समोसा खाए। वो छोटी सी जगह पे आपको ये सारी चीज़ अवेलेबल हो जाता है, बट आपको सर्च करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है। वहाँ गए, वहाँ से लिए, हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रहा था, नीलगिरी पर्वत सामने दिख रहा था। बहुत एकदम नीलगिरी पर्वत अभी भी एकदम बर्फ से ढका हुआ है। आपको देखने से ऐसे फील हो रहा है कि अब बीच में फोटो भी हम डाल सकते हैं कि बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर है। वहाँ से नीलगिरी पर्वत के आगे पीछे एक नदी बहती है पठार जैसे, वहाँ से भेड़ बकरी इतना आ रहे थे, हमको आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि एक पहाड़ के नीचे पीसफुल और बिल्कुल नेचर की गोद में बसा हुआ गाँव है। तो हम उसके बाद हम लोग मुक्तिनाथ का सफर किए। मुक्तिनाथ सफर करने से पहले मैं मिस्टर पोला से बंजारा से जानना चाहूंगा, दर्शकों का एक बहुत ये क्वेश्चन रहता है कि बजट क्या लगता है नेपाल जाने से, या मुक्तिनाथ का सफर तय करने से बजट क्या लगता है, या करेंसी एक्सचेंज कैसे करें हम यहाँ? तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि करेंसी का एक्सचेंज वाला, खासकर इंडिया से अगर आ रहे हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक सिम लेने की जरूरत है जिसमें नेट चले, आप फोन पे भी कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत कॉपरेट करते हैं। आप इंडियन करेंसी देंगे तो आपके कैलकुलेशन से आप उसको पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं, वो एक्सचेंज करके आपको खुद देंगे।
अब रही बात है मुक्तिनाथ जाने का, तो हमने कौन सा गांव बोले आप लोग? कागबेनी। कागबेनी गांव में हमने रात स्टे किया था। उसके बाद हमने सुबह 7-8 o'clock को जब हम वहां से निकले तो मुक्तिनाथ वहां से जस्ट वही 20-25 किलोमीटर लगभग था। हमने लगभग वही आधा एक घंटे में उसको कवर कर लिया। मुक्तिनाथ जब गए, अब मुक्तिनाथ तो जब मेरा एक्सपीरियंस था कि जब हम कागबेनी में रुके तो जितना ठंड वहां था तो हम सोच रहे थे कि उससे ज्यादा और वहां ठंड होगा, पर ऐसा मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मैं तो मेरे स्वेटर लेके नहीं गया था, तो मैं तो डर रहा था कि बहुत ज्यादा ठंड लगे ऐसा करके। जब वहां हमने जब रुके, गाड़ी जब रुका तो जब हम वहां उतरे, जब देखा कि मौसम मेरे को नहीं लगा कि उतना ज्यादा है ठंड है कि हम वहां पे नहीं जा पाए। हम पूरा कोशिश किए कि गए और हम अच्छे से वहां पे मुक्तिनाथ का दर्शन किए। कितना ट्रैकिंग किए, कौन बताएगा? ट्रैकिंग लगभग 4 किलोमीटर लगभग समथिंग था। अप डाउन दोनों। अप डाउन दोनों, मतलब आपको 2 किलोमीटर जाना है आपको, हाँ, ऊपर और 2 किलोमीटर ट्रैकिंग जाना करना है। है। तो स्नान वहाँ जो मुक्तिनाथ है वहाँ पे एक धाम है, और वहाँ पे हमारे जो 2 और 3 भाई है उन्होंने स्नान किया। स्नान के बारे में हम लोगों ने इंटरव्यू लिया हुआ है, तो शॉर्ट में अगर बट उसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे हाँ, कि बहुत ठंड भरा जो स्नान है, बहुत ठंड भरा है। मतलब नॉर्मल आप जाओगे तो आपको ऐसे फील नहीं होगा जब तक वहाँ पे स्नान नहीं करोगे, पानी में वहाँ पे घूमोगे नहीं, जब तक आपके सिर में पानी पड़ेगा नहीं, तो उस चीज को आप कभी भी फील कर ही नहीं पाओगे। बहुत ठंडा है। नहीं, एक्चुअली चिल्ड है, मैं पूरा आइसबर्ग, आइस ग्लेशियर से पानी आ रहा हुआ है। जैसे हम वो 108 धारा से हम गुजरते हुए, जैसे सिर में आपको पानी पड़ता है तो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि हेमरेज ना हो जाए, क्योंकि 2-4-10 के लिए आप गुजर सकते, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप करोगे तो ऐसे फील होता है कि एकदम सिर में कहीं कुछ चोट लग रहा है, आप कैसे सर्वाइव करोगे। फिर ऐसे करते करते आप उसमें आएंगे, नीचे आएंगे, वहाँ पे 2 कुंड बनी हुई हैं। उस कुंड में बहुत स्वच्छ पानी है, उस पानी में आप डुबकी लगाना होता है। तो ग्लेशियर में जैसे साइबेरियन लोग नहाते हैं, सेम लाइक उसी टाइप के। अगर बाहर से देखो तो फील नहीं कर पाए जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे। डुबकी लगाओ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं तो स्टार्टिंग में बस 4 ही डुबकी लगा पाया। नेक्स्ट आगे चल के मेरे को वहाँ नहाने से पहले थोड़ा सा बॉडी को ना कूल डाउन, मतलब क्योंकि एकदम आप ग्लेशियर के पानी में जा रहे हैं, तो उसके पहले पैर वैर को थोड़ा सा नहीं सही, बॉडी का निचली हिस्सा को पहले भिगा दो एक बार। तो ट्रैकिंग करो तो बॉडी गर्म रहती है, बॉडी और अचानक से इतना ठंडा पानी थोड़ा सा हो सकता है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो। नहीं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो, क्योंकि जब जाते हो तो पहले अपने पैरों को थोड़ा भिगा लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे जाइए, क्योंकि हमको ऐसे कोई बताया नहीं, हमको फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम डायरेक्ट गए, डायरेक्ट सिर में पानी लिया और जाके डुबकी लगाना चालू कर दिए। फिर उसके बाद ऐसे लगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं सही है, क्योंकि जो जाएगा उसमें डुबकी लगाए वही फील कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम -10 तक चले जाए, टेम्परेचर ही इतना डाउन हो जाएगा, एकदम हाइपोथर्मिया तक थर्मिया हो जाएगा। ऐसे फील होता है कि हमको फील तो नहीं हो रहा था ठंडी वहां पे उतर के, लेकिन जो ग्लेशियर का पानी था वो ज्यादा ठंडी थी। मौसम तो हमको जो कागबेनी गांव से विलेज में जितना ठंडी लग रहा था, ऊपर पहुंचने के बाद उतना तो लगा नहीं नॉर्मल। जब हम चल रहे थे, एक तो ट्रैक किए तो बॉडी हीट था, तो पता नहीं चला। जब हम वो ग्लेशियर के पानी पे उस कुंड पे जब स्नान किए, तब जाके वो एहसास हुआ कि कितना ज्यादा ठंडी और ये कितना हार्मफुल भी हो सकता है अगर उसमें कोई सावधानी न बरती जाए तो। और काठमांडू कैसा लगा? काठमांडू के बारे में कौन बताएगा? काठमांडू के लिए न्यू सीरीज हम अपना इंटरव्यू देंगे, क्योंकि अभी सीरीज खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हमारा काठमांडू का होगा, और यहीं पे हम को एक चीज बताऊंगा मैं, लोअर मुस्तांग अलग है और अपर मुस्तांग अलग है। मुक्तिनाथ का जो यात्रा रहता है वो लोअर मुस्तांग का रहता है, और उसके ऊपर आप जब जाते हैं तो वो अपर मुस्तांग कहलाता है। लोअर मुस्तांग का जो प्राइस है नेपाली रुपीज में 1000 रुपीज, इंडियन रुपीज में वो 700 के आसपास, 750 के आसपास बनता है। और अपर मुस्तांग का जो प्राइस है मेरे ख्याल से वो $500
तो 36,000 या 45,000 के आसपास कुछ अपर मुस्तांग का प्राइस बनता है। आप लोअर मुस्तांग घूम के भी बहुत बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको अपर मुस्तांग जाना है तो आप लेह लद्दाख घूम के वैसा ही फील आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। मैं और कुछ बोलना चाहेगा कोई? हाँ, तो जैसे मुक्तिनाथ आप जा रहे हैं, अब मैं क्या है अपने दोस्तों को थोड़ा सा बाद में बताने का आदत है मेरा, इसलिए जैसे चढ़ाई किए जी, हैं जी। तो मुंह बंद करके चढ़ना चाहिए ताकि थकावट ना हो। इन लोग सब थक गए थे, अपने साथी लोग, बाद में बताया जब तक इन लोग थक गए थे। उसी प्रकार से जैसे वहाँ आप स्नान कर रहे हैं तो पहले कुंड में नहाना है, उसके बाद जो है वो 108 जो धारा जो बनी हुई है उसमें स्नान करना है। क्योंकि जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारा टेम्परेचर पैर से सिर की ओर आना चाहिए, ना कि सिर से पैर की ओर, क्योंकि सिर से पैर की ओर टेम्परेचर हमारे लिए डाउन होती जाती है तो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम जो है जब भी आप मुक्तिनाथ जाते हैं तो पहले कुंड में स्नान कीजिए, उसके बाद जो है 108 जो धारा बनी हुई है उसमें स्नान करके आप भगवान के दर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा नॉलेज भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आने वाले अगर कोई दर्शक देख रहा है तो फिर वो उसके लिए नॉलेजेबल होगा और वो कुछ सीख सकते हैं उससे। दोस्तों, कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो आज का यहाँ तक। ओके, बाय। थैंक यू सबको। थैंक यू। थैंक यू।